प्यारे बच्चों, हिंदी की कक्षा में एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूँ। मैं माया, प्रवक्ता हिंदी, एडी राजकीय कन्या इंटर कॉलेज गोरखपुर। बच्चों, आज हम लोग ऐसे रचनाकार के विषय में और उनकी रचना को पढ़ेंगे जिन्होंने घोर श्रृंगारिक युग में भी वीर रस से युक्त काव्य का सृजन किया। जी हाँ बच्चों, आप लोग सही समझे हैं। आज हम लोग महाकवि भूषण और उनकी सर्जना, उनकी रचना शिवा शौर्य को पढ़ेंगे। बच्चों, इस अध्याय को हम लोग दो भागों में पढ़ेंगे। आज प्रथम भाग में हम लोग शिवा शौर्य के 3 पदों को पढ़ेंगे और दूसरे भाग में शेष पदों को और साथ ही साथ छत्रसाल प्रशस्ति भी पढ़ेंगे। बच्चों, शीर्षक का सर्वप्रथम हम लोग अर्थ जान लेते हैं कि शिवा शौर्य का अर्थ क्या है। शिवा छत्रपति शिवाजी के लिए शब्द है और शौर्य का अर्थ है वीरता, पराक्रम, यश। अर्थात शिवा शौर्य में शिवाजी के वीरता का, पराक्रम का, उनके शौर्य का वर्णन महाकवि भूषण ने किया है। बच्चों, वीरता के भी 4 प्रकार हैं: युद्धवीर, दानवीर, धर्मवीर और दयावीर। और इन चारों प्रकार की वीरता छत्रपति शिवाजी में है। और बच्चों, महाकवि भूषण ने शिवाजी के इन चारों प्रकार की वीरता का वर्णन अपने काव्य में किया है। आइए अब हम कवि से परिचित होते हैं। बच्चों, आपको पता ही है कि महाकवि भूषण रीतिकाल के कवि हैं और रीतिकाल में श्रृंगार परक रचनाएं अधिक हुई। इसीलिए बच्चों, विश्वनाथ प्रसाद ने रीतिकाल को श्रृंगार काल कहा। परंतु बच्चों, भूषण रीतिकाल के श्रृंगार परक रचना से अलग होकर के राष्ट्रीयता की भावना से ओतप्रोत और देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत काव्य का सृजन किया। बच्चों, आपकी रचना में राष्ट्रीयता की सशक्त अभिव्यक्ति हुई है। अत्याचार और अन्याय के विरुद्ध संघर्ष करने वाले छत्रपति शिवाजी और महाराज छत्रसाल के वीरता का वर्णन करना ही आपके काव्य का प्रमुख विषय है। बच्चों, महाकवि भूषण ही ऐसे रचनाकार हैं जिन्होंने युद्ध का और युद्धस्थल का, सेना का और शत्रु के सेना के हृदय में विद्यमान, हृदय में व्याप्त भय का सजीव चित्रण किया है। इसीलिए बच्चों, भूषण को वीर रस का श्रेष्ठ कवि भी कहा जाता है। आपका जन्म सन 1613 ईस्वी में माना जाता है और जन्म स्थान है उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले में तिकवापुर गांव। आपके पिता पंडित रत्नाकर त्रिपाठी हैं और आपके भाई चिंतामणि त्रिपाठी और मतीराम हैं। ये दोनों लोग भी रीतिकाल के ही कवि हैं। आपको भूषण नाम उपाधि के रूप में मिला। बच्चों, आपके जीवन के संदर्भ में यह विलक्षण बात है कि आपका भूषण वास्तविक नाम नहीं है, मूल नाम नहीं है, यह उपाधि है। और यह उपाधि चित्रकूट के सोलंकी राजा रुद्र ने आपको दिया था और आपकी कविता से प्रभावित होकर के, और इसी नाम से आप प्रसिद्ध हो गए। और आपका मूल नाम क्या है, वास्तविक नाम क्या है, यह किसी को पता नहीं है। आप छत्रपति शिवाजी महाराज छत्रसाल के राज्याश्रित कवि हैं। रीतिकाल में बच्चों, कवि राजाओं के आश्रय में रह करके काव्य सर्जना करते थे और आप भी कई राजाओं के आश्रय में रह करके काव्य सर्जना किया। परंतु जब आप छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराज छत्रसाल के आश्रय में गए तब वहीं रम गए, आपका हृदय वहीं लग गया और आप महाराज छत्रसाल और छत्रपति शिवाजी के वीरता का वर्णन करने लगे। इसीलिए आपने कहा भी है और लिखा भी है कि शिवा को सराहो छत्रसाल को, अर्थात दोनों की वीरता का वर्णन आपने किया है। मृत्यु सन 1715 ईस्वी। बच्चों, अब हम चलते हैं आपके साहित्यिक योगदान की तरफ। आपकी रचनाएं हैं शिवराज भूषण, शिवा बावनी और छत्रसाल दशक। ये 3 महत्वपूर्ण रचना आपकी है। वर्ण विषय है
शिवाजी एवं महाराज छत्रसाल के वीरता का वर्णन करना। हमने पहले भी बताया है कि आपके काव्य का प्रमुख विषय ही है महाराज छत्रसाल और शिवाजी के वीरता का वर्णन करना। बच्चों, आपके काव्य में वीर, भयानक, रौद्र और विभत्स रस देखने को मिलता है। आपने ब्रज भाषा का प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है और साथ ही साथ अन्य भाषाओं के शब्दों का भी प्रयोग किया है, और इससे भी अलग बात यह है कि आपने गढ़ंत शब्दों का भी प्रयोग अपनी रचनाओं में किया है। गढ़ंत का अर्थ है कि अपने आप किसी शब्द को, भाव को व्यक्त करने के लिए रच देना, चाहे वह व्याकरण की दृष्टि से शुद्ध हो या अशुद्ध। साहित्य में बच्चों आपका विशिष्ट स्थान है। रीतिकालीन कवियों में भूषण का स्थान विशिष्ट है। इन्होंने घोर विलासिता के युग में वीरता, शौर्य एवं पराक्रम का वर्णन करके सुप्त राष्ट्रीय भावनाओं को जागृत किया और जनमानस में वीरता के भाव का संचार किया। बच्चों, आपने जिस राजा के वीरता का वर्णन किया है वह सबके हृदय में विराजमान है। आइए बच्चों, अब हम जानते हैं कि इस पाठ में विशेष बातें क्या हैं। इसमें शिवाजी के वीरता एवं यश का सजीव चित्रण किया गया है। दूसरी विशेषता यह है कि शिवाजी की चतुरंगणी सेना के उत्साह एवं ओजपूर्ण भाव का चित्रण किया गया है। बच्चों, इसकी भाषा है ब्रज, रस इसमें है वीर, भयानक, अद्भुत और विभत्स। छंद मनहरण कवित्व है और इसमें अलंकार, उपमा, अतिशयोक्ति, अनुप्रास और उत्प्रेक्षा आदि अलंकार देखने को मिलता है। गुण है ओज और शैली इसमें है मुक्तक। बच्चों, अब हम चलते हैं अपने मूल पाठ की तरफ। शिवा शौर्य का प्रथम पद है, जिसको मैं छंद विधान के अनुसार, छंद के लय, गति, तुक के अनुसार पढ़ती हूँ। साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गैबरन के रलत है। एल फेल खैल भैल खलक में गैल गैल, गजन की ठैल पैल सैलूल सत है। तारा सो तरनी धूरी धारा में लगत जिमी, थारा पर पारा पारा वार यूं हलत है। थारा पर पारा पारा वार यूं हलत है। बच्चों, इस पद में कवि भूषण ने उस समय का चित्रण किया है जब शिवाजी अपनी चतुरंगणी सेना लेकर के युद्ध के लिए प्रस्थान कर रहे होते हैं। क्या बता रहे हैं हम इस पद के माध्यम से जानते हैं। साजी चतुरंग सैन अंग में उमंग धारी, सरजा शिवाजी जंग जीतन चलत हैं। यहाँ साजी का अर्थ है तैयार करना, युद्ध के लिए मन मस्तिष्क से तैयार करना। चतुरंग सेन का अर्थ है चतुरंगणी सेना, अर्थात रथ, पैदल, हाथी और घोड़ा, इन चारों प्रकार के सैनिकों को सजा धजा करके। अंग में उमंग धारी, प्रत्येक अंग में, शरीर में, मन में, मस्तिष्क में युद्ध के लिए उत्साह भर करके। सरजा शिवाजी, शिवाजी का सरजा उपाधि है। सरजा शिवाजी, जिनकी उपाधि सरजा है, वह युद्ध के लिए अपनी चतुरंगणी सेना को सजा धजा करके, तैयार करके, प्रत्येक अंग में, मन मस्तिष्क में युद्ध के लिए, विजय के लिए उत्साह भर करके युद्ध जीतने के लिए निकल पड़े हैं। भूषण भनत नाद बिहद नगारन के, नदी नद मद गैबरन के रलत है। भूषण भनत, भनत का अर्थ है कहना, नाद का अर्थ है ध्वनि और नगारन एक वाद्य यंत्र है। कि भूषण कह रहे हैं कि जब आप सैनिकों को लेकर के युद्ध के लिए प्रस्थान करते हैं तो उच्च स्वर में नगाड़े बजने लगते हैं, और जब अपनी सेना को युद्ध के लिए ले जाते हैं तो क्या क्या बातें होती हैं, क्या क्या परिवर्तन होते हैं, इस पंक्ति के माध्यम से हम
जानते हैं कि नदी नद मद गैबरन के रलत है। गैबरन का अर्थ है हाथी और रलत का अर्थ है बहना। हाथी के कनपटी से मद तब निकलता है जब वह मदमत्त हो जाते हैं, अर्थात हाथी जो सैनिक है उसके कान से विशाल मात्रा में, अधिक मात्रा में मद बहने लगता है, क्योंकि वह भी युद्ध के लिए मत्त हो जाते हैं, इसलिए उनके कान से मद बहने लगता है और वह मद इतनी मात्रा में बहता है कि नदी और नाले की भांति प्रवाहित होने लगता है। एल फैल खैल भैल खलक में गैल गैल। भूषण कह रहे हैं कि एल फैल, फैल का अर्थ है फैल जाना, खैल भैल का अर्थ है खलबली मच जाना, खलक का अर्थ है संसार और गैल गैल का अर्थ है गली गली में। शिवाजी की सेना संसार के हर गली में फैल गए हैं, जिसके कारण हर राजा महाराजा के हृदय में खलबली मच गई है और वह अपनी रक्षा के उपाय ढूंढ रहे हैं। गजन की ठैल पैल सैल उलसत है। गजन हाथी, हाथियों की विशाल मात्रा में, उनके हाथी सैनिक जो हैं उनकी मात्रा अधिक होने के कारण वो एक दूसरे से टकरा जाते हैं और उनके टकराने से पर्वत भी उखड़ करके गिरने लगते हैं। तारा सो तरन धूरी धारा में लगत जिमी। थारा पर पारा पारावार यों हलत है। तरन का अर्थ है सूर्य और पारावार का अर्थ है समुद्र। शिवाजी के सैनिकों के चलने के कारण पृथ्वी से अधिक मात्रा में धूल उड़ने लगती है और जब धूल अधिक मात्रा में उड़ती है तो पूरा आकाश धूल धूसरित हो जाता है, जिसके कारण तारा सो तरनी, सूर्य तारे की भांति दिखाई देने लगता है, अर्थात शिवाजी के शौर्य के आगे सूर्य का भी प्रकाश कम हो जाता है। थारा पर पारा पारावार यूं हलत है और शिवाजी के सैनिकों के चलने के कारण पृथ्वी में भी कंपन होने लगी है और जब पृथ्वी में कंपन होती है तो फिर समुद्र की क्या स्थिति बनती है कि जैसे पृथ्वी रूपी थाली में पारा हिलता है, वही स्थिति समुद्र की हो जाती है, अर्थात शिवाजी के विशाल सैनिकों के सामने, उनके साम्राज्य के विस्तार के सामने समुद्र भी छोटा हो जाता है। बच्चों, अब हम इस पद के काव्य सौंदर्य की तरफ चलते हैं। इस पद में कवि ने शिवाजी के सेना के उत्साह एवं ओजपूर्ण भाव का चित्रण किया है, आपने महसूस भी किया होगा। और दूसरी बात यह है, विशेषता यह है कि नाद सौंदर्य की सुंदर योजना है। एल फेल खैल भैल खलक में गैल गैल, नाद सौंदर्य है। भाषा ब्रज भाषा में शिवा शौर्य कविता लिखी गई है और रस इसमें वीर है, क्योंकि वीरता का भाव प्रकट हो रहा है और उत्साह नामक स्थायी भाव उत्पन्न हो रहा है। छंद मनहरण कवित्व है। बच्चों, मनहरण कवित्व छंद जो है वह मुक्तक छंद है जिसमें वर्णों की गणना की जाती है और इसके प्रत्येक चरण में 31 वर्ण होते हैं और 16 और 15 वर्णों पर यति होती है और चरण के अंत में गुरु वर्ण होता है। यह है मनहरण कवित्व छंद। बच्चों, इसमें ओज गुण है, क्योंकि रस वीर है इसलिए गुण ओज ही होगा। अलंकार उपमा अनुप्रास और अतिशयोक्ति है। अतिशयोक्ति इसलिए है कि इसमें बातें बढ़ा चढ़ा करके व्यक्त की गई हैं और अनुप्रास अलंकार कई जगहों पे है, कुछ जगहों पे मैंने निशान लगाया है। नदी नद में 9 वर्ण की आवृत्ति है। एल फैल खैल भैल में शब्दांत में, शब्द के अंत में ल वर्ण की आवृत्ति है, इसलिए इसमें अनुप्रास अलंकार है। पर पारा पारावार में प वर्ण की आवृत्ति है, इसलिए इसमें भी अनुप्रास अलंकार है। और तारा सो तरनी,
तारा के समान सूर्य है, इसलिए इसमें उपमा अलंकार है। और शैली मुक्तक है क्योंकि यह पद अपने आप में पूर्ण है, इसका अर्थ अपने आप में पूर्ण है, अपने अर्थ के लिए किसी अन्य छंद पर, किसी अन्य पद पर निर्भर नहीं है, इसलिए इसमें मुक्तक शैली है। अगले पद की तरफ बच्चों हम चलते हैं। बाने फहराने घहराने घंटा गजन के, नाही ठहराने राव राने देश देश के, नग भहराने ग्राम नगर पराने सुनी, बाजत निशाने शिव राजजू नरेश के, हाथिन के हौंदाउक साने कुंभ कुंजर के, भौन को भजाने अली छूटे लट केस के, दल के दरारन ते कमठ करारे फूटे, केरा के से पात बिहराने फन शेष के, केरा के से पात बिहराने फन शेष के। बच्चों, इस पद में शिवाजी के सैनिकों के प्रभाव का वर्णन किया गया है। किस प्रभाव का वर्णन है हम इस पद के माध्यम से जानेंगे। बाने फहराने, बाने का अर्थ है झंडा। शिवाजी जब अपने सैनिकों को लेकर के निकलते हैं युद्ध के लिए तो विजय का पताका लहराते हुए निकलते हैं। और घहराने घंटा गजन के, घहराने का अर्थ है उच्च स्वर में घंटे का बजना। हाथियों के गले में जो घंटा बधा होता है और हाथियों के तीव्र गति से चलने के कारण घंटा उच्च स्वर में बजने लगता है। यानी इसका अर्थ यह है कि हाथी भी युद्ध के लिए उत्साहित है और तीव्र गति से युद्ध के लिए प्रस्थान कर रहे हैं। ना ही ठहराने राव राने देश देश के, कवि कह रहे हैं कि शिवाजी के सैनिकों के आगे कोई भी राजा महाराजा टिक नहीं पाता है, चाहे वह किसी भी देश का हो, क्योंकि उनके सैनिकों का पराक्रम के आगे सभी पराजित हो जाते हैं और अपने रक्षा के उपाय ढूंढने लगते हैं। नग भहराने ग्राम नगर पराने सुने, नग भहराने शिवाजी के सैनिकों के चलने के कारण, नग का अर्थ है पर्वत, पर्वत ढहने लगते हैं। ग्राम नगर पराने सुनी, बाजत निशाने शिवराज जू नरेश के, ग्राम जहाँ भी सैनिक जाते उस गांव के लोग अपने गांव को छोड़ करके भागने लगते हैं। क्यों? क्योंकि बाजत निशाने शिवराजजू नरेश के, जो ही शिवाजी नरेश के वाद्य यंत्र को सुनते हैं, विजय के नगाड़े को सुनते हैं, उस गांव से सभी लोग भागने लगते हैं और अपने रक्षा के उपाय ढूंढने लगते हैं। हाथिन के हौंदा उपसाने कुंभ कुंजर के, कवि कह रहे हैं कि हाथियों के तीव्र गति से चलने के कारण उसके हौदा, हौदा का अर्थ है जहां बैठा जाता है, वह हौदा ढीला पड़ जाता है। कुंभ कुंजर के, कुंभ का अर्थ है कनपटी और कुंजर का अर्थ है हाथी। हाथियों के कनपटी से जो मद निकलते हैं उसका पान करने के लिए भौरे उनके कनपटी के पास बैठे रहते हैं, लेकिन जब तीव्र गति में हाथी चलने लगते हैं तो क्या होता है, भौन को भजाने, भौन का अर्थ है घर और भजाने का अर्थ है भाग जाते हैं, वह भौरे भी उड़ करके अपनी घर की तरफ भागने लगते हैं, क्योंकि उनके साथ उनका रह पाना संभव नहीं हो पाता है। छूटे लट केस के, और जब भौरे उड़ करके भागते हैं तो कैसा लगता है कि जैसे केश यानी बाल खुल गया हो और लटे बिखर गई हो, क्योंकि बाल का रंग भी काला और भौरे का रंग भी काला, यह समानता व्यक्त की गई है। दल के दरारन ते कमठ करारे फूटे। अब इसमें कवि कह रहे हैं कि सैनिकों के चलने के कारण, उनके धमक के कारण क्या होता है, जिस पर पृथ्वी टिकी हुई है, जिस कछुए की पीठ पर यह पूरी पृथ्वी टिकी हुई है, उस कछुए की कठोर पीठ भी फूट जाती है, अर्थात उनके सैनिकों के आगे किसी का भी बल कार्य नहीं करता, सभी उनसे पराजित ही होते हैं। केरा के से पात बिहराने फन शेष के, कवि कह रहे हैं कि सैनिकों के धमक के कारण जिस शेषनाग पर, जिस 100 फनों वाले शेषनाग पर पृथ्वी टिकी हुई है, वह भी
केला के पत्ते के समान आसानी से फटे जा रहे हैं। जिस प्रकार से केला का पत्ता आसानी से फट जाता है, वैसे 100 फन वाले शेषनाग के फन भी फटे जा रहे हैं। अर्थात शिवाजी की सेना के आगे किसी का भी टिकना संभव नहीं है। बच्चों, अब हम इस पद के काव्य सौंदर्य को जान लेते हैं। इस पद में शिवाजी के सेना के कारण उत्पन्न आतंक का प्रभावपूर्ण वर्णन किया गया है। इसमें भी नाद सौंदर्य की सुंदर योजना सर्वत्र विद्यमान है। इसमें अनुप्रास अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और उपमा अलंकार है। अतिशयोक्ति अलंकार पूरे पद में है। अनुप्रास अलंकार केरा के में है, कमठ करारे और कुंभ कुंजर कवर्ण की आवृत्ति है, इसलिए अनुप्रास अलंकार है। और अतिशयोक्ति अलंकार इसलिए है क्योंकि इसमें भी बातों को बढ़ा चढ़ा करके व्यक्त किया गया है। उपमा अलंकार है केरा के सेपात, केला के पत्ते के समान। अब बच्चों, अब हम अगले पद की तरफ चलते हैं। इंद्र निज हेरत फिरत गज इंद्र अरु, इंद्र को अनुज हेरे दुग्धम दिस को, भूषण भनत सुर सरिता को हंस हेरे, विधि हेरे हंस को चकोर रजनीश को, साहित्य ने सर जायो करनी करी है तवे, हो तो है अचंभो देव कोटियों 33 को, पावत न हेरे तेरे जस में हिरानी निज, गिरी को गिरीश हेरे गिरिजा गिरीश को। बच्चों, इस पद में शिवाजी के यश का वर्णन किया गया है और यश का रंग सफेद माना जाता है। और इस सफेद रंग में जितने भी सफेद वस्तुएं हैं, परलोक की वस्तुएं हैं और इस लोक की वस्तुएं हैं, उस यश के सफेद रंग में कहीं खो गए हैं। और कौन कौन ढूंढ रहा है उन वस्तुओं को, इस पद के माध्यम से हम जानते हैं। इंद्र निज हेरत फिरत गज इंद्र अरु, इंद्र अपने एरावत हाथी को ढूंढ रहे हैं। एरावत हाथी का रंग भी सफेद है, वह भी शिवाजी के यश के रंग में कहीं खो गया है और उसे इंद्र खोज रहे हैं। इंद्र को अनुज हेरे दुग्धम दिस को, इंद्र के अनुज भाई अर्थात विष्णु भगवान दुग्धम दिस का अर्थ है दूध का सागर अर्थात क्षीर सागर को ढूंढ रहे हैं। अर्थात विष्णु भगवान क्षीर सागर को ढूंढ रहे हैं। भूषण भनत सुर सरिता को हंस हेरे, भूषण कह रहे हैं कि मान सरोवर को हंस ढूंढ रहे हैं और विधि हेरे हंस को, ब्रह्मा अपने वाहन हंस को ढूंढ रहे हैं और चकोर रजनीश को और चकोर चंद्रमा को ढूंढ रहे हैं। यह सभी सफेद वस्तुएं कहीं खो गई हैं। साहित्य ने सर्जायो करनी करी है तैवे, शाह जी के पुत्र शिवाजी के करनी का वर्णन कवि कह रहे हैं मैं कहाँ तक करूं। वह इस प्रकार का कार्य किए हैं, इतने विलक्षण कार्य किए हैं कि होत है अचंभो देव कोटियों 33 को, 33 करोड़ देवता भी उनके कार्य को देख करके आश्चर्यचकित हो गए हैं। पावत नहेरे तेरे जस में हिरानी निज, भूषण कह रहे हैं कि जस तेरे जस में हिरानी निज, आपके यश में जितनी भी वस्तुएं खो गई हैं उन सभी वस्तुओं को खोज रहे हैं, लेकिन पावत ना किसी को वह प्राप्त नहीं हो रहा है। गिरी को गिरी से हेरे, गिरी कैलाश पर्वत जो बर्फ से ढकी हुई है उसे शंकर भगवान ढूंढ रहे हैं और गिरिजा गिरीश को, और पार्वती जी स्वयं शंकर भगवान को ढूंढ रही हैं। बच्चों, अब हम इस पद के काव्य सौंदर्य को जानते हैं। इसमें यश का रंग सफेद होता है, यह मैंने पहले भी बताया है। अतः कवि भूषण ने शिवाजी के उज्जवल एवं श्वेत यश में अनेक वस्तुओं को समाहित कर दिया है। रस अद्भुत है और इसमें अलंकार अतिशयोक्ति और अनुप्रास है। अब बच्चों, आज के हम अभ्यास कार्य की तरफ चलते हैं। यह संबंधित पद है और पद से ही संबंधित 5 प्रश्न हैं। इन्हीं 5 प्रश्नों का उत्तर आपको
करना है और इसी तरह के प्रश्न पत्र में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न इसमें यह है कि प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा प्रश्न है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। रेखांकित अंश यह है, इसकी व्याख्या आपको करनी है। तीसरा प्रश्न है चतुरंगिणी सेना से क्या अभिप्राय है। चौथा प्रश्न है प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने किस समय का वर्णन किया है। और पांचवा प्रश्न है प्रस्तुत पद्यांश में कौन सा अलंकार है। दूसरे प्रकार का प्रश्न यह है बच्चों कि कवि भूषण के जीवन परिचय पर संक्षिप्त प्रकाश डालते हुए उनके कृतियों का उल्लेख कीजिए। इस प्रकार बच्चों हम लोगों ने महाकवि भूषण के शिवा शौर्य के 3 पदों को पढ़ा, जिसमें शिवाजी के सैनिकों के प्रभाव का वर्णन किया गया है और शिवाजी के यश का वर्णन किया गया है। अब अगले भाग में हम पुनः मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, खुश रहिए।